मैं देवेंद्र सरिता गंगाधर फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तौर पर शपथ लेता हूं कि ये आवाज आपको मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 5:30 बजे सुनाई देगी दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस किस प्रकार से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कौन से वो नेता थे जिन्हें देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की तौर पर नहीं देखना था, उन्होंने उनके रास्ते पर स्पीड ब्रेकर लगाने की कोशिश की, और कौन वो नेता थे जो चाहते थे कि फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। क्या है देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के पीछे की कहानी, डिटेल में जानते हैं दोस्तों। नमस्कार, रविराज जाधव नाम है हमारा और आप देख रहे हो न्यूज लेटर। तो पहला मुद्दा है, कैसे महाराष्ट्र के सिकंदर साबित हुए देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए देवेंद्र फडणवीस को आशीर्वाद मिला आरएसएस का। आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो भारतीय जनता पार्टी की मार्गदर्शक भी है। तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को साफ तौर पर कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हर एक चुनाव में हमारे आरएसएस के स्वयंसेवक उस राज्य में जाते हैं, पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं। हमारा बड़ा कंट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी के सक्सेस में रहा है, ये कहने में भी मोहन भागवत पीछे नहीं हटे। पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को प्रेशराइज करने का काम भी आरएसएस ने ही किया, ऐसी बातें होने लगी है दोस्तों। लेकिन इसमें सत्य कितना है? तो सत्य यही है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी भी आरएसएस से सहमत थे। मोदी जी भी चाहते थे कि फडणवीस महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राष्ट्र की सियासत के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें आती है और महाराष्ट्र में 48 सीटें आती है। नरेंद्र मोदी जी को भी पता था, यदि महाराष्ट्र के सियासत पर, महाराष्ट्र के सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक जीवन पर यदि केंद्र सरकार को अंकुश रखना है, नियंत्रण रखना है, तो देवेंद्र फडणवीस ही जरूरी है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी भी आरएसएस से सहमत थे। हमने इतिहास जाकर देखा तो मोदी जी ने हमेशा देवेंद्र फडणवीस जी के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की हो या उनके राजनीति करने की शैली हो, हमेशा तारीफ की है। दूसरी तरफ क्या अमित शाह फिर फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे? तो मराठा मुख्यमंत्री का एजेंडा अमित शाह जी ने ही सामने लाया था। ऐसी भी बातें सोशल मीडिया हो या राष्ट्रीय मीडिया में होने लगी थी दोस्तों। लेकिन आरएसएस और मोदी जी के सामने मराठा मुख्यमंत्री का एजेंडा अमित शाह का चला नहीं। अमित शाह जी को साथ मिला भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विनोद तावड़े जी का, जो कि एक कद्दावर नेता महाराष्ट्र के भीतर भी थे दोस्तों। तो विनोद तावड़े जी के नाम पर आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी की सहमति नहीं थी, ऐसी भी पर्दे के पीछे से बातें सामने आई है दोस्तों। तो विनोद तावड़े जी के जरिए हो या मराठा मुख्यमंत्री का एजेंडा, जिसमें रावसाहेब पाटील दानवे, चंद्रकांत पाटील, मुरलीधर मोहोळ, ये जो मराठा नेता है, इनके नाम सामने आए थे। अमित शाह जी के नजर में ये नाम भी थे, लेकिन आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी के सामने अमित शाह जी का एजेंडा फ्लॉप रहा और बाद में अमित शाह भी राजी हो गए फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अब आगे चलकर क्या फडणवीस वर्सेस अमित शाह संघर्ष हमें देखने को मिलेगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि पूरे बड़े दिल के साथ अमित शाह जी फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे। इसका रीजन यह था कि अमित शाह जी नरेंद्र मोदी जी के बाद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। यही बात वरिष्ठ पत्रकार और कई सारे राजनीतिक जो एक्सपर्ट है वो करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या आसाम जैसा स्टेट हो, यहाँ पर अमित शाह जी ने अपने मर्जी से ही मुख्यमंत्री
बनाया है लोगों को, नेताओं को, तो अब महाराष्ट्र में भी अमित शाह जी की ही चलेगी ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है दोस्तों। तो विनोद तावड़े, अमित शाह या कुछ अन्य मराठा नेता नहीं चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, लेकिन फडणवीस अब तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे दोस्तों। तो देवेंद्र फडणवीस साफ तौर पर दोस्तों आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी के बड़े समर्थन से ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और एक नेता जो चाहते थे कि फडणवीस मुख्यमंत्री न बने, तो वो नेता है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे शिवसेना की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एकनाथ शिंदे चाहते थे कि 6 महीने के लिए या फिर और 1 साल के लिए मैं ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाई कमांड ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। नरेंद्र मोदी राजी नहीं हुए, उसके साथ ही अमित शाह जी भी सहमत नहीं हुए शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आरएसएस का तो सवाल ही नहीं आता है। आरएसएस यही चाहता था कि महाराष्ट्र में अब सबसे बड़ी पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री हो। तो एकनाथ शिंदे जी ने जो रूठने का, अलग तौर तरीके की भूमिका लेने का प्लान बनाया था, वो सफल नहीं हो पाया। तीसरी बार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन रहे देवेंद्र फडणवीस जी के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कैसे हुई, उनका राजनीतिक सफर कैसे रहा, ये देखना भी जरूरी है। तो देवेंद्र फडणवीस जी के पिता गंगाधर फडणवीस विधान परिषद के विधायक थे दोस्तों महाराष्ट्र के भीतर। तो फडणवीस जी को सियासत के जो गुण है वो उनके पिताजी से ही मिले। उसके बाद फडणवीस जी जिस नागपुर से आते हैं वहां पर ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, वहां से ही आरएसएस पूरे भारत में अपना कारोबार चलाती है। तो आरएसएस की आइडियोलॉजी, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी देवेंद्र फडणवीस के माइंड में बचपन से ही फिट थी दोस्तों, और इसी वजह से आरएसएस की शाखा में हर दिन देवेंद्र फडणवीस जाने की कोशिश करते थे। आरएसएस की सोच से, आरएसएस के जीवन शैली से फडणवीस प्रभावित थे दोस्तों। आरएसएस में जो डिसिप्लिन होती है वो डिसिप्लिन भी देवेंद्र फडणवीस के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पे हो या उनके पॉलिटिक्स करने के तरीके पे हो, दिखती है दोस्तों। तो देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और एट द एज ऑफ 22 साल की उम्र में ही वो नागपुर शहर में कॉर्पोरेटर बने, और कॉर्पोरेटर बनने के बाद 27 की उम्र में 1996 या 97 के दरमियान वो नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर बन गए दोस्तों। तो इतने कम उम्र में मेयर बनने वाले फडणवीस भारत में दूसरे व्यक्ति है। 2 नंबर पर उनका नाम आता है एज यंगेस्ट मेयर इन इंडिया। तो इस प्रकार से फडणवीस जी ने पॉलिटिकल रिकॉर्ड काफी कम उम्र में ही बना दिया था दोस्तों। उसके बाद फडणवीस जी का प्रभाव नागपुर शहर के सियासत में काफी तेजी से फैलने लगा था, और अब फडणवीस को लगने लगा कि हमें कॉरपोरेशन के पॉलिटिक्स से आगे बढ़ना चाहिए, और इसीलिए 1999 में वो नागपुर दक्षिण पश्चिम से विधायकी का चुनाव लड़े और पहली बार महाराष्ट्र के विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस जा पहुंचे। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 29 साल की थी दोस्तों। तो 29 साल की उम्र में ही देवेंद्र फडणवीस विधायक बने। 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 ऐसे 6 बार देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से विधायक बने दोस्तों। तो 6 बार के विधायक देवेंद्र फडणवीस अब तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो ये देवेंद्र फडणवीस जी के राजनीति करने का तौर तरीका ही है कि उन्हें इतनी कम उम्र में, इतने कम पलों में इतनी सियासी सफलता मिली है दोस्तों। तो देवेंद्र फडणवीस जी के पर्सनैलिटी के बारे में यह कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में वो जल्दी ही आदमी को भाप लेते हैं कि सामने वाला जो नेता है वो किस प्रकार का है, उसका बिहेवियर किस प्रकार का है, उसका नेचर किस प्रकार का है, क्या ये आदमी भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएगा, क्या ये आदमी भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कर पाएगा। डिटेल में
वो विधायकों के बारे में सोचते हैं दोस्तों। और जो भारतीय जनता पार्टी के 132 विधायक चुन के आए हैं, उन सभी विधायकों को पर्सनली हो, पॉलिटिकली हो, सोशली हो, देवेंद्र फडणवीस बारीकी से पहचानते हैं। काफी माइक्रो लेवल के ऑब्जर्वर देवेंद्र फडणवीस माने जाते हैं दोस्तों। अगला मुद्दा है, कैसे पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। तो 2014 में पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर थी, नरेंद्र मोदी जी के नाम का सिक्का चलता था। महाराष्ट्र में भी मोदी जी के नाम का सिक्का खूब चला और भारतीय जनता पार्टी को कभी भी इतना सक्सेस महाराष्ट्र के भीतर मिला नहीं था। 125 विधायक महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के चुन के दिए और उस वक्त देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के प्रांत अध्यक्ष थे। तो फडणवीस जी के ही लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया, ऐसी बातें होने लगी। उस चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता गोपीनाथ राव मुंडे जी की डेथ हो रखी थी। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच नहीं रहे थे। उसके साथ ही और एक बड़े नेता नितिन गडकरी, जो नरेंद्र मोदी जी के सरकार में हेवी वेट मंत्रालय लेकर बैठे हुए थे, वो केंद्र में काम किया करते थे। गोपीनाथ राव मुंडे और नितिन गडकरी के बाद सबसे बड़े नेता महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ही थे। तो देवेंद्र फडणवीस जी का नाम सीएम पद के लिए सामने रखा गया। उस वक्त एकनाथ खड़से, जो और एक सीनियर नेता थे, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी का अपोज किया था मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि मुंडे और महाजन इन दोनों के बाद सीनियर नेता सच में कोई था तो एकनाथ खड़से ही थे दोस्तों। लेकिन फडणवीस जी का टैलेंट, फडणवीस जी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ करीबी, इसकी वजह से फडणवीस एक नए फेस बनकर महाराष्ट्र के सियासत में इंट्रोड्यूस हुए। 2014 से पहले फडणवीस ऑल ओवर महाराष्ट्र पॉपुलर नहीं थे, लेकिन 2014 में वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और महाराष्ट्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री बना था दोस्तों। मुख्यमंत्री रहते हुए देवेंद्र फडणवीस जी का करियर कंट्रोवर्शियल भी रहा। वो मुख्यमंत्री रहते हुए ही मराठा समाज ने बहुत बड़े बड़े मोर्चे पूरे महाराष्ट्र के भीतर निकाले। ये जो मराठा मोर्चा था, इसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी अब देवेंद्र फडणवीस पर आ चुकी थी। मराठा आंदोलक उग्र हो रहे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने मराठा समाज को समझाते हुए या उन्हें नियंत्रण में रखते हुए 13% रिजर्वेशन उन्हें दिया। ये सेपरेट रिजर्वेशन रहा दोस्तों, लेकिन फडणवीस ने ही मराठा समाज को रिजर्वेशन दिया था, ये भी सच्चाई है। देवेंद्र फडणवीस जी के रहते हुए ही मुंबई नेक्स्ट नाम का एक प्रोजेक्ट मुंबई शहर में लॉन्च किया गया दोस्तों, और इसका उद्देश्य यही था कि मुंबई में और ज्यादा बिजनेस आ जाए, मुंबई और ज्यादा विकसित शहर बने। इस प्रोजेक्ट में मुकेश अंबानी या टाटा सन्स, जो रतन टाटा जी की कंपनी है दोस्तों, उनका बहुत बड़ा आर्थिक योगदान रहा और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को टाटा सन्स और मुकेश अंबानी के साथ भी जोड़ा गया। उसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस जी ने समृद्धि महामार्ग नाम की एक योजना महाराष्ट्र के भीतर चलाई, जिसको केंद्र सरकार भी सहयोग करती है दोस्तों। तो समृद्धि महामार्ग योजना के तहत ही देवेंद्र फडणवीस जी ने नागपुर टू मुंबई जो एक्सप्रेस हाईवे है वो बनाया दोस्तों, और उस हाईवे को नाम दिया बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग। उद्धव ठाकरे जी के पिता के नाम पर इस महामार्ग का नाम ऐलान किया गया था दोस्तों। समृद्धि महामार्ग जो नागपुर टू मुंबई बना था दोस्तों, उसकी वजह से जो 16 घंटे की ट्रेवलिंग थी वो 8 घंटे पर ही आ गई थी। ग्रामीण महाराष्ट्र का विकास इस हाईवे के जरिए भी होता हुआ हमें दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि हाईवे के साइड में अब शॉपिंग की कई सारे दुकानें खोली जाती है, पेट्रोल पंप हो या फिर अन्य जो चीजें हैं, उसकी वजह से रोजगार भी बढ़ा है। तो इकोनॉमिकली जनता को स्टेबलाइज करने के लिए इस हाईवे का इस्तेमाल भी हो रहा है। उसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहते हुए 1% रिजर्वेशन जो
हैंडीकैप पीपल है उन्हें भी दिया गया। देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री रहते ही सीएम फेलोशिप स्कीम भी लागू हो गई। सीएम फेलोशिप स्कीम के तहत 21 से 26 के उम्र के जो युवा थे उन्हें इस स्कीम का एडवांटेज मिलने वाला था और 11 महीने का एक प्रोग्राम इन लोगों के लिए अनाउंस किया गया, जिसके तहत युवाओं को गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका भी मिलता था। इस प्रकार से युवाओं के हाथ को काम देने का कार्य भी देवेंद्र फडणवीस जी ने किया था। देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई। उस स्कीम का नाम था मांगेल त्याला शेततळे, यानी किसानों को खेती के लिए जो एग्रीकल्चरल पॉन्ड की जरूरत होती है वो एग्रीकल्चरल पॉन्ड देने का काम देवेंद्र फडणवीस जी के गवर्नमेंट ने किया दोस्तों, और कई लाखों किसानों को इस स्कीम का एडवांटेज भी मिला। 108% ये स्कीम सक्सेसफुल रही, ऐसा गवर्नमेंट का डाटा भी बताता है दोस्तों। उसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस जी ने मराठवाड़ा जो रीजन है महाराष्ट्र का, वहां पर किसानों को पानी मिले उनके फसल के लिए, किसानों को या अन्य जो शहरी भाग है मराठवाड़े का वहां पर पीने के लिए पानी हो, इसकी वजह से कोकन से गोदावरी नदी में भी पानी छोड़ा दोस्तों। तो पानी के संबंधी देवेंद्र फडणवीस ने काफी अच्छी अच्छी योजनाएं महाराष्ट्र के भीतर चलाई, जिससे मराठवाड़े का किसान हो या मराठवाड़े के शहरी इलाके में रहने वाली जो पब्लिक हो, उन्हें देवेंद्र फडणवीस जी की वजह से वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम उनका कम हो गया या खत्म हो गया दोस्तों। तो देवेंद्र फडणवीस जी के काम की तारीफ इस वजह से करनी बनती है। फडणवीस जी के चीफ मिनिस्टर रहते हुए और एक योजना जोरदार तरीके से महाराष्ट्र में सफल हुई। उस योजना का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि सम्मान योजना। इस योजना के तहत किसानों को पैसे दिए जाते थे दोस्तों, और 34,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे किसानों के अकाउंट में देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री रहते हुए डाले गए, और इससे किसानों को काफी फायदा हुआ। ये योजना भी महाराष्ट्र के भीतर काफी सफल रही। तो ऑल ओवर देखते हुए किसानों के हितवादी नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहते हुए हमें नजर आते हैं। ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि सम्मान योजना थी, इसके तहत 89 लाख फार्मर्स को एडवांटेज मिला दोस्तों। तो इतना बड़ा नंबर हम सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट में ऐसी योजना चलाना काफी क्रिटिकल होता है, लेकिन प्रशासन के ऊपर बेहतरीन पकड़ होने की वजह से फडणवीस जी ने ये योजना भी सफल करके दिखाई। अगला वैलिड पॉइंट है कि कैसे दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने देवेंद्र गंगाधर फडणवीस। तो 2019 महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन हो गया था। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पर मेजोरिटी देने का काम महाराष्ट्र के जनता ने किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे का टेढ़ा रवैया रहा। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और भारतीय जनता पार्टी राजी नहीं हो रही थी उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। शिवसेना का ही मुख्यमंत्री हो, ये रवैया शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत जी का भी रहा। तो इसकी वजह से फडणवीस जी ने शिवसेना से मुंह मोड़ लिया और वो अजीत पवार जी के साथ मिले। अजीत पवार जी और शरद पवार जी के एनसीपी ने उस वक्त देवेंद्र फडणवीस जी का मुख्यमंत्री बनने के लिए सहयोग किया, ऐसी बातें होती है। शरद पवार जी खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन अजीत पवार जी जो देवेंद्र फडणवीस जी के साथ उन्होंने शपथ ली थी, उसके पीछे शरद पवार जी का ही हाथ था, ऐसी बातें सियासी गलियारों में होती है। तो सुबह सुबह ही महाराष्ट्र के जनता को कुछ आता भी नहीं था, पता भी नहीं था, और देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार महाराष्ट्र के 23 नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री बने और उनके साथ अजीत दादा पवार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने। तो कुछ समय के लिए ही ये सरकार रही दोस्तों, लेकिन वर्ल्ड बैंक के सहयोग से देवेंद्र फडणवीस जी ने किसानों के लिए 5,380 करोड़ सैंक्शन किए। तो किसानों के हितवादी नेता देवेंद्र फडणवीस इस टर्म में भी साबित हुए दोस्तों।
कुछ घंटे के बाद ही देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार चली गई और अजित पवार जी जो है वो उद्धव ठाकरे जी के साथ मिल गए। उन्होंने फिर से महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली। तो इस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस जी को उद्धव ठाकरे जी का रवैया खासतौर पर पसंद नहीं आया, क्योंकि बाद में उद्धव ठाकरे जी एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। तो देवेंद्र फडणवीस जी के दिल में उद्धव ठाकरे की जगह अब कम हो गई थी और इसी वजह से एकनाथ शिंदे जी के सहयोग से, जो शिवसेना में उद्धव ठाकरे जी के बाद नंबर 2 लीडर थे, उनके सहयोग से शिवसेना पार्टी को तोड़ने का फोड़ने का काम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस वाले भारतीय जनता पार्टी ने किया। गुवाहाटी जाकर शिंदे बैठ गए और बाद में आकर महाराष्ट्र में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो इस प्रकार से दूसरी बार एकनाथ शिंदे जी के साथ देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने। उस वक्त सबको ऐसा लगता था कि फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। अमित शाह जी ने नरेंद्र मोदी जी को और एकनाथ शिंदे जी को विश्वास में लेकर ये कहा था कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो इस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी को साइड लाइन करने में देवेंद्र फडणवीस अमित शाह जी के सहारे से ही सही लेकिन सफल रहे और एकनाथ और शिंदे जी को मनाने में भी फडणवीस सफल रहे। तो फिर मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री कैसे बने देवेंद्र फडणवीस, ये भी सवाल होगा दोस्तों। तो अमित शाह जी को यह लगता था कि यदि फडणवीस जी फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो वो काफी पावरफुल नेता होंगे। तो इसी वजह से अमित शाह जी ने जो एकनाथ शिंदे जी को शब्द दे रखा था नरेंद्र मोदी जी के सामने कि अब शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम होंगे, अपने शब्द पर अमित शाह जी कायम रहे और उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया और देवेंद्र फडणवीस जी के पावर को कम करते हुए उन्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए मजबूर किया दोस्तों। तो इस प्रकार की पूरी सियासत महाराष्ट्र में घटी। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहते हुए देवेंद्र फडणवीस फिर से काफी कंट्रोवर्शियल व्यक्ति साबित हुए, क्योंकि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ वो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर भी थे दोस्तों। होम मिनिस्टर होना यानी महाराष्ट्र के पुलिस की लीडरशिप करना। तो महाराष्ट्र पुलिस के लीडर देवेंद्र फडणवीस थे। मराठा समाज पर महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हो गया और देवेंद्र फडणवीस कंट्रोवर्शियल साबित हुए। फडणवीस होम मिनिस्टर थे, इस वजह से मराठा लीडर मनोज जरांगे पाटिल जी ने फडणवीस जी के ऊपर उंगली उठाई और उन्हें जिम्मेदार ठहराया मराठा समाज पर लाठीचार्ज करने के लिए। तो इस प्रकार से मराठा वर्सेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक नई कंट्रोवर्सी देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर रहते हुए शुरू हो गई। मराठा लीडर मनोज जरांगे पाटिल जी ने उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को काफी निचले स्तर पर टारगेट किया और इसकी वजह से ही देवेंद्र फडणवीस जी का ईगो हर्ट हो गया। ओबीसी के भीतर मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के लिए देवेंद्र फडणवीस जी ने अपोज किया। देवेंद्र फडणवीस जी को लग रहा था कि यदि मैं ओबीसी से मराठा समाज को रिजर्वेशन नहीं दूंगा तो जो पूरी ओबीसी कम्युनिटी है वो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियों को ही वोट करेगी। देवेंद्र फडणवीस जी का ये प्लान अनसक्सेसफुल रहा और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी के लीडरशिप में जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की जगह लड़ी थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को काफी कम सीटें मिली। तो एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस लोकसभा चुनाव के वक्त भले ही अनसक्सेसफुल रहे हो, लेकिन 2024 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को देवेंद्र फडणवीस जी के लीडरशिप के अंदर बहुत बड़ा सक्सेस मिला। 132 विधायक फडणवीस जी के नेतृत्व में चुन के आए। उसके साथ ही ये देवेंद्र फडणवीस ही थे जिन्होंने अन्य जो इंडिपेंडेंट 5 विधायक थे उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देने के लिए कहीं ना कहीं कन्विंस कर लिया और अब भारतीय जनता पार्टी का नंबर जो है वो इंडिपेंडेंट एमएलए को ध्यान में रखे तो 137 तक पहुंच चुका है। तो देवेंद्र फडणवीस ही क्यों मुख्यमंत्री बने, जब ये सवाल आता है तो फडणवीस जी ने एकनाथ शिंदे जी को
ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, ऐसा ही हमें दिखता है। फडणवीस जी ने अजीत पवार जी को अपने साथ रखा, अजीत पवार जी के साथ एक क्लोज फ्रेंडशिप उन्होंने बरकरार रखी और अजीत पवार जी ने 41 जो उनके विधायक थे उनके पार्टी के, वो पूरे तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी के साथ खड़े कर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नंबर था इंडिपेंडेंट विधायकों का वो 137 और उसमें 41 विधायक अजीत पवार जी के जोड़ दे तो मेजोरिटी से भी काफी बड़ा नंबर साबित होता है दोस्तों। 145 की मेजोरिटी महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर है। इसी वजह से एकनाथ शिंदे जी जो है वो प्रेशर में आ गए। एकनाथ शिंदे रूठे रहे, उन्हें बार बार मनाना पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे जी को बैकफुट पर रखते हुए देवेंद्र फडणवीस जी को ही मुख्यमंत्री बनाया। आरएसएस का आशीर्वाद फडणवीस जी को मिला दोस्तों। इस प्रकार से अजीत पवार जी को साथ लेकर एकनाथ शिंदे जी का पॉलिटिकल गेम फडणवीस ने किया, ये कहना गलत नहीं होगा। अगला इशू है दोस्तों, क्या सच में देवेंद्र फडणवीस मुस्लिम विरोधी नेता है? क्या देवेंद्र फडणवीस ने हमेशा मुसलमानों का विरोध किया है? तो जो भारत में बड़े बड़े मुस्लिम नेता है वो फडणवीस जी को मुस्लिम विरोधी नेता ही कहते हैं। राष्ट्रीय नेता अर्थात असदुद्दीन ओवैसी देवेंद्र फडणवीस जी को मुसलमानों के विरोध में बोलने वाला या मुसलमानों को हमेशा टेढ़ी नजर से देखने वाला नेता मानते हैं दोस्तों। इसमें सत्य कितना है? तो देवेंद्र फडणवीस जी ने एक मुख्यमंत्री रहते हुए जब वो 2014 और 2019 के बीच सीएम थे उस वक्त बयान दिया था कि भारत माता की जय कहना होगा और यदि भारत माता की जय आप कहोगे नहीं तो आपको पाकिस्तान या चाइना में चले जाना चाहिए। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने मुसलमानों के लिए ये बात कही थी, ऐसा उस वक्त के मुस्लिम नेता हमेशा कहते आए हैं। इन फडणवीस जी को बाद में जब ये सवाल पूछा गया तो फडणवीस जी ने कहा इसका रिलीजन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो फडणवीस जी ने इस कंट्रोवर्सी को बाद में जाकर रोकने की कोशिश की। फडणवीस जी के इस बयान की चर्चा महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में हुई थी, क्योंकि इतने बड़े स्टेट का चीफ मिनिस्टर ऐसा बेतुका बयान क्यों दे रहा है, ऐसी बातें मुसलमान नेताओं ने की थी दोस्तों। अब असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करती है, दोनों मिलजुल कर ही सियासत में सफलता मिल पाए इसकी वजह से करती है, ऐसा भी कई सारे राजनीतिक पत्रकार कहते हैं। अब देवेंद्र फडणवीस जी का मुसलमानों के खिलाफ और एक विवादित बयान था कि जो औरंगजेब की औलादे हैं उनको सुधर जाना चाहिए, ऐसा कुछ तो भी देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था। तो औरंगजेब जो थे वो मुगल बादशाह थे दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज वर्सेस औरंगजेब एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है दोस्तों। और इसी वजह से हिंदुओं पर जिजिया टैक्स जो था वो औरंगजेब ने लगाया था। इसकी वजह से हिंदुओं का आर्थिक शोषण औरंगजेब ने किया था, ऐसी भी बातें कई सारे इतिहासकार करते हैं। औरंगजेब ने कई सारे हिंदू टेंपल को गिरा दिया था, ये भी बातें औरंगजेब के बारे में इतिहास में होती है, महाराष्ट्र में होती है, पूरे देश में होती है। तो औरंगजेब महाराष्ट्र के भीतर एक कंट्रोवर्शियल व्यक्ति रहे हैं, विवादित व्यक्ति रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस जी का औरंगजेब के बारे में ऐसा कहना, औरंगजेब की औलादे कहना, ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट कर गया। ये बयान उन्होंने 2023 में दिया था जब वो महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। कोल्हापुर में एक घटना घटी थी, उसके संबंधित देवेंद्र फडणवीस जी का ये बयान था दोस्तों। तो अब जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो उन्होंने एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, इस प्रकार का प्रचार 2024 की विधानसभा में ही किया था, उस चुनाव के वक्त ही किया था। लेकिन अभी भी देवेंद्र फडणवीस जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के नेता साबित हुए उसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस ने एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये जो अपनी लाइन है इसको बरकरार रखा है। जब उन्हें एज अ लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका जब उन्हें नेता बनाया गया तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम सियासत को कहीं ना कहीं जिंदा रखने का काम किया है, ऐसा ही हमें लगता है दोस्तों। लेकिन जन सामान्य मुसलमानों के हित के लिए देवेंद्र फडणवीस ने कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है
जो लाडली बहन योजना हमने चलाई देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए, वो योजना तो उसका फायदा तो मुस्लिम महिलाओं को भी हो रहा है। जो किसानों के लिए हमने स्कीम चलाई उसका फायदा तो जो मुस्लिम किसान है उन्हें भी हो रहा है। तो आप देवेंद्र फडणवीस जी को मुसलमान विरोधी क्यों कहते हो? मुझे लगता है दोस्तों, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, यानी जब वो सरकार में मुख्यमंत्री रहते हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हो, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने कभी भी हिंदू मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया दोस्तों। एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पॉलिटिकल लीडर, देवेंद्र फडणवीस जी ने मुसलमानों का खुलेआम विरोध किया है। ये हमें बार बार देखने को मिला है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में देवेंद्र फडणवीस मुस्लिम विरोधी नेता है या मुसलमानों के हितवादी नेता है? मेरा जवाब यही होगा कि देवेंद्र फडणवीस मुसलमानों को विरोध करते हैं जब मुस्लिम नेता ज्यादा उग्र तेवर अपनाते हैं या कुछ टेढ़ा सामाजिक तनाव महाराष्ट्र के भीतर क्रिएट करते हैं। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस एग्रेसिवली मुस्लिम नेताओं का विरोध करते हैं। जन सामान्य मुस्लिम व्यक्तियों का विरोध देवेंद्र फडणवीस नहीं करते हैं दोस्तों। तो इसी वजह से देवेंद्र फडणवीस को पूरी तरीके से मुस्लिम विरोधी नेता कहना भी गलत होगा। पूरी तरीके से मुसलमानों का समर्थन करने वाला नेता ये कहना भी गलत होगा। कंडीशन के हिसाब से उनकी जो आइडियोलॉजी है वो मुसलमानों के साथ बदलती है। देवेंद्र फडणवीस हिंदूवादी नेता है, ये ज्यादा हद तक सही है दोस्तों। आरएसएस में पले बड़े हैं, आरएसएस के संस्कार उनके ऊपर है, इसी वजह से आरएसएस की आइडियोलॉजी उनके माइंड में हमेशा रहती है। भारतीय जनता पार्टी भी आरएसएस की आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ही पॉलिटिक्स करती है। तो इसलिए देवेंद्र फडणवीस को हिंदूवादी नेता कहना सही होगा दोस्तों। अब अगला मुद्दा है, इंपॉर्टेंट है कि देवेंद्र फडणवीस जी का एजुकेशन और बचपन किस प्रकार से गुजरा है, वो कितने एजुकेटेड है, उसके साथ ही बचपन में देवेंद्र फडणवीस जी की कौन सी वो कहानियां हैं जो हमारे ध्यान में रह सकती है। देवेंद्र फडणवीस जी का जन्म नागपुर में हुआ था और नागपुर में वो बचपन में ही आरएसएस और अपने पिताजी के राजनीति से प्रभावित थे। देवेंद्र फडणवीस जी जो है वो इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट थे दोस्तों। तो इंदिरा गांधी जी के नाम वाली जो स्कूल थी उस स्कूल के स्टूडेंट फडणवीस थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी शायद, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी जब पूरे देश में लगाई, उस कहीं ना कहीं एग्रेसिव स्टैंड उस वक्त फडणवीस जी ने लिया और उन्होंने इंदिरा गांधी जी के नाम वाले स्कूल में मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं यहाँ शिक्षा लेना पसंद नहीं करूंगा, ये कहकर इंदिरा गांधी नाम का स्कूल छोड़ दिया और बाद में वो सरस्वती विद्यालय में दाखिल हुए, जो कि नागपुर का और एक स्कूल है। सरस्वती विद्यालय के शिक्षक ये बताते हैं कि फडणवीस बचपन से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बचपन से ही उन्हें भाषण करने का शौक था और इसी वजह से फडणवीस जी का ब्रिलियंस जो था वो बचपन में ही दिखा था दोस्तों। उसके बाद 11th और 12th स्टैंडर्ड का एजुकेशन लेने के लिए वो धर्मपंथ जूनियर कॉलेज में दाखिल हुए और ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए उन्होंने लॉ कॉलेज जो है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागपुर का, वहां से उन्होंने लॉ की डिग्री ली। वो बाद में लॉ डिग्री के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए जर्मनी भी चले गए दोस्तों। तो विदेश में देवेंद्र फडणवीस जी ने शिक्षा ली है। तो इस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस जी का स्कूल एजुकेशन रहा, कॉलेज एजुकेशन रहा दोस्तों। देवेंद्र फडणवीस जी के पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उनके माताजी का नाम है सरिताताई फडणवीस और उनके पिताजी का नाम है गंगाधर। उनके पिता विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के करीबी थे दोस्तों। लेकिन फडणवीस जी अपने पिता से कई बड़े नेता बन चुके हैं दोस्तों। देवेंद्र फडणवीस बचपन से ही उनके माता पिता के लाडले थे। उनके माँ को देवेंद्र फडणवीस जी का टैलेंट काफी पसंद था। देवेंद्र जी बचपन से ही होशियार और होनहार थे, ये उनके माताजी का कहना है दोस्तों। पिताजी से उन्हें विरासत में सियासत मिल चुकी है दोस्तों। देवेंद्र फडणवीस जी के वाइफ का नाम है अमृता फडणवीस। अमृता फडणवीस जी जो है वो महाराष्ट्र में काफी चर्चा में रहती है। एज अ वाइफ ऑफ चीफ मिनिस्टर या एज वाइफ ऑफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वो चर्चा में रही है दोस्तों। और फिर से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो अमृता फडणवीस जी की चर्चा नहीं होगी, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि पर्सनल लाइफ के बारे में
बयानबाजी अमृता फडणवीस जी करती है। देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में ही वो जो पर्सनल चीजें हैं वो ओपनली बोलती है। अमृता फडणवीस जी जो है वो सिंगर है दोस्तों, पेशे से सिंगिंग का उन्हें शौक है। तो फडणवीस जी को एक बेटी भी है दोस्तों, और उनके बेटी का नाम है दिविजा। देवेंद्र फडणवीस और अमृता फडणवीस एक ही बेटी के माता पिता है, दूसरी संतान उन्हें नहीं है। छोटी फैमिली होनी चाहिए, इसमें देवेंद्र फडणवीस बिलीफ रखते हैं। अपने परिवार में बहुत मान सम्मान देवेंद्र फडणवीस को है दोस्तों, क्योंकि परिवार का नाम इतना रोशन किया है। देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में हमेशा कास्ट पॉलिटिक्स हुई है। फडणवीस जी को ज्यादा हद तक हिंदूवादी नेता कहा गया है। देवेंद्र फडणवीस जी का जन्म जो है वो मराठा ब्राह्मण फैमिली में हुआ है दोस्तों। जात की बात की जाए तो फडणवीस ब्राह्मण है। फडणवीस जी ने कभी भी अपनी जात को खुलेआम बताया नहीं है। फडणवीस हमेशा महाराष्ट्र के हित की बात करते आए हैं। उन्होंने अपने कास्ट को साइडलाइन रखा है दोस्तों। उनके कास्ट के नाम पर कंट्रोवर्सी खड़ी करने का काम कई सारे अपोजिशन नेता हो या जो सामाजिक नेता हो महाराष्ट्र के भीतर, उन्होंने भी किया है। देवेंद्र फडणवीस जी की पर्सनल लाइफ के बारे में हमने बात की। देवेंद्र फडणवीस कैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने से कौन रोकना चाहता था, देवेंद्र फडणवीस जी को कौन से नेता मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है दोस्तों। तो क्या लगता है आपको देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री बनने के बारे में? किस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस जी को आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी का साथ मिला? किस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस जब महाराष्ट्र के पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कौन कौन से अच्छे काम किए, उसका भी जिक्र हमने किया। किस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी से निराश होकर देवेंद्र फडणवीस अजित पवार जी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली। तो डिटेल में देवेंद्र फडणवीस जी के पर्सनल, पॉलिटिकल, सोशल लाइफ के बारे में डिस्कशन हो सके वो हमने करने का काम किया है। देवेंद्र फडणवीस कैसे मुख्यमंत्री साबित होंगे? क्या सही तरीके से महाराष्ट्र को चलाने में देवेंद्र फडणवीस सक्षम रहेंगे? उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे से बेहतर मुख्यमंत्री फडणवीस क्या हो सकते हैं? डिटेल में आप हमें बता सकते हो दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और न्यूज़लेटर इस चैनल को आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे आने वाले वीडियो देखना भी मत भूलिएगा। फिर से धन्यवाद दोस्तों।